नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत शर्मा आज फिर एक टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। टुडेज टॉपिक और सब्जेक्ट इज़ इंडिया वर्सेस भारत, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इट्स डायमेंशंस। हम इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड भारत स्टैंड्स फॉर व्हाट। इंडिया और दोनों भारत और इंडिया को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, और वो हैं व्यंग्यकार हैं मशहूर अपने शेखावाटी एरिया की झुंझुनू ज़िले के संपत सरल। उन्होंने कवि सम्मेलन में मैंने यूट्यूब पे सुना था उनका, जिनमें उन्होंने भारत सरकार का जो एक नारा दिया गया था स्वच्छ भारत का, उसका उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए समझाया था कि ये खाई इनइक्वालिटी की कितनी बड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो सिंबल यूज़ किया है उस स्वच्छ भारत अभियान को डिफ़ाइन करने के लिए, वो उन्होंने लिया है गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी का चश्मा है, उसमें उन्होंने एक तरफ तो ये बताया कि स्वच्छ और दूसरी तरफ उन्होंने भारत लिखा है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ स्वच्छ लिखा हुआ है उस तरफ तो भारत बसता ही नहीं है, और जिस तरफ भारत लिखा हुआ है उस तरफ स्वच्छ है ही नहीं। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि जिधर स्वच्छ लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ पर तो एलीट क्लास है, जहाँ पे खूब वेल्दी पीपल हैं वो रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, ऐसे इलाके जहाँ पे लोग जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वो सारे वहाँ पे रहते हैं। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे उनकी जो फ्लाइट से आना जाना, ऐसी जो कल्चर है, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, उसमें वो बिलीव करते हैं, पेज 3 के लोग हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंट इंडिया। और भारत जिधर भारत लिखा हुआ है वो है अपना कॉमन इंडिया, जिसमें आपके रूरल इंडिया आ जाता है, जिसमें फार्मर्स आ जाते हैं, जिसमें आर्टिजन्स आ जाते हैं, जिसमें माइग्रेंट लेबरर्स आ जाते हैं, जिसमें आम आदमी आ जाता है। तो उधर आप स्वच्छता का हाल देख सकते हैं, उधर कैसा है और उधर स्वच्छता है, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में एक सत्या मूवी आई थी 96 में, राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। उसका एक जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें एक छोटा सा डायलॉग है, मुंबई को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ चमक दमक की ऊंचाइयाँ हैं और एक तरफ गहरी अंधेरी खाइयाँ हैं। इंसानों के इसी फ़र्क ने एक नई चीज़ को जन्म दिया जिसको कहते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड। तो इंसान में जब इनइक्वालिटी रहती है तो कुछ ना कुछ इस तरह का पैदा होता है, जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड। इसी के साथ मैं और एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि क्लास 12th में CBSE की बुक में इंग्लिश में एक पोइम है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम एरिया, जो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। और स्टीफन स्पेंडर भी उसमें इसी कॉन्ट्रास्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी एज वेल एज इनजस्टिस इज़ प्रिवेलेंट इन द कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड इट इज़ एविडेंट इन टुडेज़ लाइफ एज वेल। तो उसमें वो यही बताते हैं कि जो स्लम एरिया है, और इंडिया में भी स्लम्स आप देख सकते हैं, देर आर सो मैनी स्लम्स। धारावी, जहाँ पे अभी कोविड का प्रकोप चल रहा है, दैट इज़ द लार्जेस्ट स्लम एरिया और स्लम सेटलमेंट इन होल एशिया। तो उस स्लम में जो बच्चे रहते हैं, दिल्ली में जो नेता लोग रहते हैं कि हम गरीबी को दूर कर देंगे, ये कर देंगे, ये हम प्लान लेके आए हैं, इतना पैकेज है, ये है, उनकी आंखों के सामने ऐसे स्लम्स एरिया हैं जिनको ये देखते हैं रात दिन, लेकिन उनकी गरीबी के लिए कुछ नहीं करते। तो ये कॉन्ट्रास्ट चलता रहता है। तो उसमें स्टीफन स्पेंडर भी यही बहुत बात बोलते हैं कि स्लम्स एरियाज़ में स्कूल है एलिमेंट्री, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट है उनको क्या पढ़ाया जाता है और क्या उनकी लाइफ है वो रियलिटी में एक्सपोज कर रही है। तो दोनों में वो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि क्लासरूम की वॉल्स पे क्या क्या लगा हुआ है और उनकी लाइफ के साथ उनका कोई मैच नहीं है। तो एंड में वो भी एक अपील करते हैं इनसे, पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से और आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड लीडर से, कि इनके लिए कुछ करिए, अदरवाइज दे विल ब्रेक द डोर, मीन्स क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी हमेशा एक असंतोष को जन्म देती है। अब ये सोशल इनइक्वालिटी है, आपकी जो इनजस्टिस है, इट्स नॉट अ मॉडर्न थिंग, ये हमारे पूरे एंशियंट टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। अगर हम पुराने टाइम से देखें तो देयर वर यूज्ड टू बी 4 काइंड ऑफ क्लासेज जिनको हमने डिफ़ाइन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस बात पे अगर हम जाएं तो आपको मैं बताऊंगा कि जो एंशियंट इंडिया था उसमें हम 2 भारत देख सकते हैं। एक तो है परिष्कृत भारत, जिसको हम सैक्रेड इंडिया भी कह सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ क्वारंटीन्ड इंडिया, जिसको हम कह सकते हैं बहिष्कृत भारत।
स्पेशली जो क्षुद्र क्लास थी उसके साथ बहुत इनजस्टिस और एक इनइक्वालिटी वाला काम हुआ और वो काफ़ी लंबे समय तक चला। तो वो एक क्वारंटीन जो वर्ड आज आया है कोविड के 19 पे, उसको हम आज यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वारंटीन इंडिया। और आज जो क्लास है, जो 4th क्लास है, उसमें हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी भी हमारी 4 क्लासेज हैं उनमें जितने भी जो पुअर लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, दे आर वेरी पुअर, दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड इन देयर लाइफ, तो वो लोग हैं, वो आज उस क्वारंटीन इंडिया को, उस बहिष्कृत भारत को हम देख सकते हैं कि वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चीज़ में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम नेशन को और स्टेट को डिफ़ाइन करें तो एक एग्जिस्टेंशियल आपका डायमेंशन है, वो ये कहता है कि जो नेशन होता है उसकी जो बाउंड्री है, स्पेशली जो एसेंस ऑफ नेशन है, वो ये कहता है कि एक तो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसकी हमें रक्षा करनी है, और उसके लिए हम एलओसीज खींचते हैं। हर कंट्री के साथ हमारी सीमा होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ से वो और इधर ये एक सीमा हो गई वो, तो उसको तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक इनर फॉल्ट लाइन भी हमारे दिमाग में चलती रहती है। इनर फॉल्ट लाइन मीन्स हम अपने नेशन को डिफेंड करने के लिए, राज्य को, स्टेट को डिफेंड करने के लिए तो ये सब करते हैं, बट हमें अपने अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। अभी भी वो इनर फॉल्ट लाइन लोगों के दिमाग में खिंची हुई है कि पुअर पुअर है और रिच रिच है। अब ये कोविड-19 जो पैंडेमिक आया, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉलोनियल फोर्सेस 200 ईयर्स तक हमारे ऊपर राज करी, उससे पहले का मैं इतिहास आपको नहीं बताऊंगा। एवरीबडी नोज़ कि कैसे कैसे हुआ डेवलपमेंट, अलग अलग जो इन्वेडर्स आए उन्होंने इंडिया पे कैप्चर किया, उसके बाद वो बैठे, बट ब्रिटिशर्स थे, दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट, बिकॉज उनका एक मोटिव था वो इम्पीरियलिस्टिक और एक प्रॉफिट मेकिंग का था। जो आज का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, दे वर द सेम, उनकी भी कैपिटलिस्ट अप्रोच थी कि जहाँ भी रहें वहाँ के हम रिसोर्सेज को लूटें और अपने कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट करें। तो 200 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने जो हमारे देश के साथ, रिसोर्सेज के साथ किया, लोगों के साथ मतलब उन्होंने बुरा बर्ताव किया, सोशल इनइक्वालिटी एकदम ज़्यादा बढ़ गई, जो एग्रीकल्चर आर्टिजन्स, आपके जो वीविंग इंडस्ट्री थी, दैट वाज डिस्ट्रॉयड एट पूरी तरीके से। तो इस एस्पिरेशन के साथ एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चलता है कि ब्रिटिशर्स मस्ट गो, ताकि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकें। और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में हर क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, एंड एवरी क्लास हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एस्पिरेशंस टुवर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड दे होप्ड अबाउट इट कि हमें ये सब चीज़ें होने के बाद हमें ये सब चीज़ मिल जाएगी, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी थी। तो 1947 में जब कंट्री आज़ाद होता है, हमने एक डेमोक्रेटिक रेजिम को चुना, क्योंकि उस समय वो सबसे बेस्ट थे, और डेमोक्रेसी में लोगों का शासन लोगों के ऊपर होता है। तो ऐसा एक वेलफेयर स्टेट हमने बनाया, और हमारे जो उस समय के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने एक ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि नाउ वी विल इरेडिकेट द पॉवर्टी, इस सोशल इनइक्वालिटी को हम ख़त्म करेंगे। इसके लिए उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी किए, कई उन्होंने कार्यक्रम भी चलाए, लेकिन फ्रॉम 1947 टू टिल दिस डेट, इट इज़ अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट, आप इस चीज़ में आप सोचना कि 200 सालों में अंग्रेज़ों ने हमारे देश को उतना नहीं लूटा जितना इन 200 सालों में अपने 70 ईयर्स में हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस ने इस देश को लूटा है। अगर कंपेयर करेंगे तो ब्रिटिशर्स कभी भी इतना लूट के नहीं गए। एक लंबी फहरिस्त है करप्शन की 70 ईयर्स में, क्योंकि हमें आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि साला तुम कौन होते हो हमें लूटने वाले, हमारा देश का काम है, हम लूटेंगे, हम वेलफेयर स्टेट नहीं बनाएंगे, हमें खुद लूटना है। तो ये चीज़ चली। अब 1947 में जो इकोनॉमिक एक हमने पॉलिसीज़ अपनाई, 1956 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया, 91 तक वो चलती है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद का जो सिनारियो है कि डिसएडवांटेजेस भी हम थोड़े बहुत बात, बट अब जो कोविड-19 की वजह से जो माइग्रेंट लेबर्स की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप स्टार्टलिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जो हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है, 91 के बाद इकॉनमी में बूम आया है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो वो सब चीज़ें उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमने बहुत से सिंबल्स भी यूज़ किए। अब देखिए,
किसी ने नहीं ये चीज़ सोची होगी, बट आप इस चीज़ को समझना कि हमने कुछ सिंबल्स लिए। हमारा जो ट्राई कलर है, उस ट्राई कलर में एक हमने चक्र लिया है जो है बुद्धिज़्म से लिया गया है, ठीक है, अशोक चक्र जिसको कहते हैं। अब चक्र का एक डायनामिक्स है, और चक्र का डायनामिक्स क्या है कि चक्र है वो हमेशा साइकिल है, वो ऐसे घूमता है। और इसका जो हार्मोनेटिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें मीनिंग ये है कि जो चक्र घूम रहा है उसके अंदर जो तीलियां हैं वो डिफरेंट सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट करती हैं। कि चक्कर जैसे ऊपर है तो ऊपर का जो एक तिल्ली है वो घूम के धीरे धीरे नीचे आएगी, मीन्स जो टॉप पे है वो एक बार नीचे आएगा, जो नीचे वाला बॉटम वाला है वो टॉप पे जाएगा। इससे क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि सबको इक्वल एक एक्सेस मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ हमें समझना है, ये हमें देखना है कि अब 91 के बाद क्या हम वो चीज़, एक सोशल इनइक्वालिटी है उसको हम ख़त्म कर पाए हैं। रूरल और पुअर की जो खाई है वो बड़ी है। मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर 91 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब रोज़गार के नए नए साधन भी आए हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी अपने देश ने करी है, बट जो कोविड-19 का संकट है उसने इस इकोनॉमिक सिस्टम को, इस डेवलपमेंट मॉडल को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। एंड हाउ इट इज़ 91 में जो मार्केट ओपन हुआ, यानी इकोनॉमी को हमने ओपन किया, जिसको हम ये कह सकते हैं ओपन मार्केट इकोनॉमी, जिसमें मार्केट फंडामेंटलिस्ट आए। मार्केट फंडामेंटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। फंडामेंटलिस्ट वो होता है जिसका एक बिलीफ सिस्टम होता है और जो एंशिएंट टाइम से चला आता है, और उसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो उसी के ऊपर, जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं वो उसके ऊपर रिजिड होते हैं, फैनेटिक्स होते हैं। तो एक नई टर्मिनोलॉजी आई, दैट इज़ मार्केट फंडामेंटलिस्ट। एंड मार्केट फंडामेंटलिस्ट कौन होते हैं कि सरकार ने पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया सिस्टम को। अपने पास तो इक्की दुक्की उन्होंने इंडस्ट्री रिजर्व रखी। पहले हमने सोशलिस्ट पैटर्न बनाया जिसमें सारा का सारा सरकार बहुत कुछ करती थी, मतलब रोज़गार देती थी, सब कुछ देती थी। इसके एक एक इम्पैक्ट आप देख लीजिएगा। मतलब दूरदर्शन था, उसका कोई प्रॉफिट मेकिंग का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, तो दूरदर्शन पे क्वालिटी के प्रोग्राम आते थे, टॉप क्लास एक्टर्स उसमें काम करते थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, नए नए चैनल्स आए, तो आप आज के चैनल्स का स्तर दे सकते हो, क्योंकि दे हैव द प्रॉफिट मेकिंग। यही न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ की और जर्नलिज्म की हम एक अगले अलग से सेपरेट एपिसोड बना के उसमें मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन ये करते हैं कि मार्केट फंडामेंटलिस्ट ने क्या किया। मार्केट फंडामेंटली मीन्स प्राइवेट प्लेयर्स, दे कैप्चर्ड ऑल द मार्केट्स। सारा का सारा सिस्टम चलना पड़ा। एफडीआई आ गए, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े प्लांट सेटअप कर दिए, बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई, हर आदमी के घर में एमएनसीज के बने हुए जो आपके प्रोडक्ट हैं वो पहुंचा दिए। अब इसमें शिफ्टिंग देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। कैसे, मैंने लास्ट में बोला था कि एग्रीकल्चर लैंड जो था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें एक श्रिंक आया। श्रिंक मीन्स वो सिकुड़ गया। उसके जो लोग थे वो धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन कैसे हुआ, आप अगर सेंसस उठा के देखेंगे तो 2001 से लेके 2011 तक का अगर डेटा आप देखेंगे तो माइग्रेशन सबसे हाईएस्ट है रूरल टू अर्बन एरियाज। अब रूरल से जो अर्बन एरियाज़ में लोग गए, वो क्या गए कि अच्छी ज़िंदगी की तलाश में गए। और झुग्गी जो आपके स्लम एरिया, हाउ दे डेवलप्ड, इसका भी एक सोशियोलॉजी में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो वो सारी झुग्गियाँ वो तब डेवलप हुई और खूब सारे लोग जा के वहाँ रहने लग गए। अब वो जाके रहने लग गए, इससे क्या हुआ है कि लोग अपने ट्रेडिशनल जो काम थे वो सारे के सारे छोड़ चुके हैं। एग्रीकल्चर को वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिए। अपना जो आर्टिस्टिक वर्क था उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड दे हैव सेटल्ड इन द सिटीज़, और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में जा के उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब जो 2011 के बाद अभी और भी ताज़ा डेटा आएंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि माइग्रेशन हाईएस्ट है, सर्विस सेक्टर बढ़ा है। इसका मतलब डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर दैट इज़ रिड्यूस्ड। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि अब जो कोविड-19 की वजह से जो एक इकोनॉमिक सिस्टम, जो डेवलपमेंट मॉडल है वो एक्सपोज हुआ, इसलिए है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी कामगार लोग उनमें काम करते थे, सब के सारे नौकरियां, सब लोगों का जॉब है वो जा चुका है। सब लोग जहाँ जहाँ अपना रेडी ठेला जो भी लगाते थे, दैट इज़ लॉस्ट, पूरा एकदम कोलैप्स हो गया है। और रूरल इकोनॉमी ऑलरेडी पहले से ही कोलैप्स थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो स्किल्ड जो काम करने वाले लोग थे वो जा चुके थे। एग्रीकल्चर में लिमिटेड लोग काम करते थे। मैं अपने एरिया का एग्जांपल दूंगा कि शेखावाटी के हमारे किसान हैं, वो बहुत ही बढ़िया किस्म के लोग थे और बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की तरफ रुझान हुआ, तो आज खेतों में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। अभी यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर्स भेजे हैं 12 डिस्ट्रिक्ट, MP, इस सब है, क्योंकि यहाँ आके वो लिमिटेड टाइम के लिए बस्तियाँ बना लेते हैं और यहाँ पे खेतों में फसल की
कटाई जो जनवरी के बाद से स्टार्ट होती है वो 5-6 महीने यहीं रहते हैं और उसी से पैसा मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग द लेबरर्स फ्रॉम द आउटसाइड स्टेट्स बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो बाहर के शहरों में बस गए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेट्स के ऊपर ये लागू होता है। अब इस कोविड की वजह से वो लोग वापस अपने मूल स्थान की तरफ यानी अपने मूल काम की तरफ लौट रहे हैं। पैसा उनके पास ख़त्म हो चुका है। नाउ दे विल गो बैक एंड दे विल स्टार्ट देयर एग्रीकल्चर। लेकिन वो स्किल्स इतने साल में उनके हाथ से जा चुकी है। छोटे छोटे काम, वीविंग इंडस्ट्री इंडिया की टॉप क्लास है। मैंने खुद फूड वीडियोस के अंदर हरीश बाली सर के जो फूड वीडियोस आते हैं उनमें मैंने देखा है कि उन्होंने बनारस की साड़ी और मयूरभंज जो उड़ीसा है वहाँ की साड़ियों के वीवर्स से उन्होंने मिलाया और उसमें दिखाया गया है कि उसमें कितने लोग काम करते हैं। एक साड़ी बहुत महंगी होती है, वो बनती है, लेकिन कितनी मेहनत लगती है, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं। छोटे जो ट्रेडिशनल काम, जो एक कास्ट का एक डायनामिक्स हम देखें तो हर कास्ट का अपना एक ट्रेडिशनल काम था, वो ट्रेडिशनल काम वो सब छोड़ चुके हैं। जो बढ़ई हैं वो बढ़ई का काम इंटरेस्ट नहीं लोग ले रहे हैं, कई बाहर रह रहे हैं, कई शहरों में चले गए, कई कुछ कर रहे हैं। जो आपके दूसरे कुंभकार देख लो, जो कुम्हार का काम था उसमें भी इतना बढ़िया था, लेकिन अब प्लास्टिक के ग्लास, ये डिस्पोजल्स ही आ गए, तो वो कुल्हड़ की चाय, वो सारी की सारी। कल ही मैं कुमार विश्वास की एक पोइम पढ़ रहा था, उन्होंने बताया था कि मैंने कहीं चाय पी थी तो मेरे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि चरित्रहीन चाय पियोगे या मतलब चरित्रवान। तो बोला कि ये क्या होती है, तो बोला चरित्रहीन चाय तो वो होती है जो मतलब एक कप में आती है चीनी मिट्टी के, वो बार बार धुलती है और सबके होठों से लगती है, और चरित्रवान चाय वो होती है जो मिट्टी के कुल्हड़ में बनती है और एक बार पी जाती है और फिर फेंक दिया जाता है। तो रेलवेज़ ने भी, लालू प्रसाद यादव ने भी ये चीज़ स्टार्ट की थी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा बैकबोन था कभी और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस था, उसको मॉडर्नाइज नहीं किया। अब इतना मतलब एक्सपोज कर दिया 2 महीने के अंदर कि सब लोग हाथ खड़े कर चुके हैं कि वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मनी, सैलरी, कुछ भी। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इसमें भी जानता हूँ कि कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे सैलरीज मिलती हैं, और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट टीचर्स हैं उनको कहाँ सैलरी मिली है नहीं मिली है आप बात कर सकते हो। तो हालत सबकी बहुत बुरी है। तो फैक्ट्रीज़ में जो काम करते थे, इंडस्ट्रियल रिको एरियाज़ में बेचारे छोटे मोटे, उनके मालिकों ने उनको बेच दिया। मतलब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इतना मतलब सड़ा गला हो गया कि मतलब 2 महीने के अंदर ही हम लोग पूरा एक्सपोज हो गए। अब कैसे होगा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर, अब इस कोविड ने क्या किया है कि जो आदमी जहाँ से आया उसको वहीं सेट कर दिया, वो वहीं का वहीं चला गया। मीन्स स्टेट्स में जो लोग घुल मिल चुके थे, महाराष्ट्र में थे, इधर थे, वो सारे लोग अपने मूल स्थान जहाँ जहाँ से गए वहीं पे आके सेट होंगे। अब वहाँ पे उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट एक क्वेश्चन मार्क होगा। दे विल बी अनएम्प्लॉयड बिकॉज उनकी वो स्किल जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो यहाँ काम कम आएगी। और वैसे ही हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। एक खेत में जितने काम कर रहे थे वो टुकड़े बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया है। मार्केट फंडामेंटलिस्ट है, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया है। तो मार्केट फंडामेंटलिस्ट वही होते हैं जिनका एक मोटिव होता है, दे आर गवर्नड बाय द प्रॉफिट, एंड इफ़ दे आर गवर्नड बाय द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मेकिंग तभी होगी जब रेवेन्यू होगी, इनफ्लो आय का होगा। और इस समय इस कोविड में प्रोडक्शन है नहीं, तो दे जस्ट डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ मनी टू दीज पीपल, तो आउटफ्लो बिल्कुल नहीं होगा। तो डिमांड और सप्लाई है वो एक ऐसा सिस्टम मतलब डेवलप करेगी अभी देश में कि बहुत सी जो हमारी कैटेगरीज़ हैं इंडस्ट्री की या मतलब जो भी सर्विसेज हैं वो बैडली अफेक्ट होने वाली हैं। ऐसे मतलब जो चीज़ हैं जिनमें मतलब काफ़ी एक तरह से एक स्थिरता, एक स्टैटिक चीज़ आने वाली है। तो हमें ये चीज़ को हमें ये समझना, लास्ट 70 ईयर से जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन की, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी के आंकड़े देखें तो ये अभी जो मतलब एक ग्रीम रियलिटी, यू कैन सी द पिक्चर्स, मतलब वॉट एवर ना, बहुत ही सैमलेश है एक मतलब ऐसे देश के लिए कि कैसे सड़कों पे लोग जा रहे हैं। 1947 में भी ऐसे ही जब विस्थापित हुए थे तो वैसे ही सामान गठरी लेके पैदल, और अब भी लोग वही, और उस पर इतनी यू कैन से थर्ड क्लास पॉलिटिक्स ऑन दीज इश्यूज, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। अब पॉवर्टी के आंकड़े हम देखें तो हमारे देश में एक पैराडॉक्स है। फोर्ब्स मैगज़ीन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जो अरबपति लोग हैं उनकी लिस्ट में इंडिया 4th रैंक पर आता है। अब तो और भी ऊपर हो गया, जिसमें आप भी न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि अंबानी की
जो हम संपत्ति है वो इतनी बढ़ गई, अडानी की इतनी बढ़ गई, इतने अरबपति इंडिया में बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में, अनएम्प्लॉयमेंट में, इनइक्वालिटी पे हम देखें तो हमारा देश और भी बॉटम में है। भारत सरकार ने 2007 में अर्जुन सेन गुप्ता के नेतृत्व में एक कमीशन बिठाया कि हमें ये बताओ कि बीपीएल की एक ड्रॉ करनी है लाइन, उसमें क्या होता है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि इंडिया में 83 करोड़ पीपल दे आर सफरिंग एंड दे आर बिलो एट द पॉवर्टी लाइन। तो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो बड़े नाराज़ हुए, मतलब यूपीए की सरकार थी, वो भी बड़े नाराज़ हुए कि भाई ये कैसे दे दिया, मतलब ये तो बहुत ही घटिया चीज़ है। तो फिर एक आरसी सक्सेना कमीशन बिठाया, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, तो उन्होंने मतलब काट छांट करके उसको बोला कि सर अभी 53 करोड़ के आसपास बीपीएल हैं। 2011 में सुरेश तेंदुलकर या 2014 में, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, उनके बीच सुरेश तेंदुलकर साहब की एक कमेटी बैठाते हैं। तो सुरेश तेंदुलकर साहब ने ये कहा कि सर 42 करोड़ इंडिया में बीपीएल हैं अभी भी। फिर एक कमीशन और रंगराजन साहब आए, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को, जिसमें उन्होंने 27-28 करोड़ के आसपास बीपीएल बताया। अब बीपीएल से लोगों को ये लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं कि एक छोटा सा, मतलब आपको कहूँ कि बीपीएल से ये डिफाइन नहीं होता कि कोई कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब लोग बीपीएल में कम आ रहे हैं इसका मतलब ये देश है वो सही हो रहा है, गरीबी हट रही है। नो, अमर्त्य सेन ने अपनी बुक में दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक व्यापक फॉर्मूला है जिसमें आपकी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टैंडर्ड, ये 3-4 चीज़ें आ जाती हैं कि उसका लाइफ का स्टेटस कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो उस एसडीआई रैंक में अगर हम देखें तो इंडिया अभी 134th रैंक पर स्टैंड करता है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसडीआई है वो ही एक मानक है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास में वो कैसे होता है। अब आप देख लीजिए, कल मैं न्यूज़ में आपका टीवी में देख रहा था कि तीनों हमारी चीज़ खोल दी गई हैं, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स। अब इन चीज़ों में इनइक्वालिटी को सरकार भी बढ़ावा देती है, आम आदमी का जो इनर फॉल्ट लाइन है वो भी काम करता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए तो गरीबी को छुपाने के लिए वहाँ पर अहमदाबाद में एक दीवार चिन दी गई कि यहाँ पर जब गुजरेगी गाड़ी तो ये देखे नहीं कि यहाँ पे स्लम्स हैं। दूसरा, कल जो मैंने टीवी में देखा उसमें एयरपोर्ट्स पे इतनी शानदार तरीके से काम हो रहा है, मतलब उसको पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लोग, N95 मास्क लगाए, ये वो पूरा एकदम शानदार तरीके से। वो छोटे छोटे निक्कर पहन के जो एलिट क्लास के लोग हैं उनको आएंगे, एक लोग उनको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर आप देखो, जो इंटेंसिटी है सर्विसेज की वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पे फटाफट हो जाता है। बस अड्डों की कोई सुध भी नहीं लेता है। बस अड्डे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पुअर आदमी को। रेलवे जो पुअर प्लस थोड़े मिडिल क्लास वाले हैं उनको, और जो टॉप क्लास है उनके लिए आपका एविएशन सेक्टर। तो इनमें भी आप देखो कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक ग्रीन रियलिटी है कि हम लोग सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा खुद देते हैं, क्योंकि वो इनर फॉल्ट लाइन हमारे दिमाग और दिल में वो कभी नहीं जाती है। और इस देश में जितनी डाइवर्सिटी है उस चीज़ को हमें साथ लेके चलना है, तभी ये चीज़ हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया उसमें ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो एक एग्ज़ाम्पल है किसका? कमिंग टुगेदर स्टेट्स का, पावर शेयरिंग का, जिसमें ये होता है कि सारे स्टेट्स मिलके एक सरकार बनाते हैं, बिगर स्टेट बनाते हैं कि हम एकजुट होकर साथ, वो उनकी रजामंदी होती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमने क्या किया, अलग अलग स्टेट्स को होल्ड किया हुआ है। इट्स अ होल्डिंग टाइप ऑफ फेडरेशन। तो इसमें हम सब स्टेट्स की अपनी अपनी एस्पिरेशन है। डाइवर्सिटी इन द सेंस, इतनी बड़ी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब हमारे देश में 741 से ज़्यादा भाषाएं 83% लोग बोलते हैं। और जो सबसे मतलब कम एकदम ये कह जिसके बोलने वाले कम लोग हैं वो है त्रिपुरा में। साईमारा नाम की एक लैंग्वेज है जिसको सिर्फ बोलने वाले 7 लोग बचे हैं। इतनी बड़ी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी, मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी है। और इसको हमारे जो बनाने वाले थे, जिस कंट्री का सपना जिन्होंने देखा, जिन्होंने इसकी नींव रखी, वो पॉलिटिशियंस, वो उस समय के निर्माता बहुत ही समझदार किस्म के लोग थे कि इतना मतलब तरीके से इसको संभाल के रखा। लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं शायद
ऐसी रही हैं कि अभी भी ये खाई है, वो अभी की अभी भी बनी हुई है। आगे का मैं जो टॉपिक लूँगा कभी जब वीडियो बनाऊँगा वो उसका होगा जर्नलिज़्म का, उस पे हम कुछ और स्टार्टलिंग फैक्ट्स हैं उनके साथ बात करेंगे। थैंक यू। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, कि मेरा पॉइंट ये है कि अब इसका उपाय क्या हो सकता है, कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए। मेरा इकोनॉमिक मॉडल जैसे मैंने पढ़ा है, थैंक यू टू माय फ्रेंड संतोष चटर्जी, वो जयपुर में रहते हैं और मुझे वो रोज़ न्यूज़पेपर की ई कॉपी मुझे भेजते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के भी टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू वगैरह आते हैं, उनमें आर्टिकल्स वगैरह है, और भी प्लस कई इंडिया टुडे मैगज़ीन है, वो जो भी भेजते हैं उनमें मैं पढ़ता हूँ। प्लस कुछ टीवी पे इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे हैं, यूट्यूब पे भी देखे हैं कई टॉप जर्नलिस्ट्स के, तो उनमें ये सब चीज़ें निकल के आती हैं कि हमें अपनी रूरल इकॉनमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि रूरल इकॉनमी अगर कोलैप्स हो गई, क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर ही सबसे हमारा बड़ा सहारा है इस समय, क्योंकि बाकी लग्जरीज़ हैं, कार इंडस्ट्री ये कोलैप्स होगी, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स हैं उन्हीं को लोग खरीदेंगे सबसे ज़्यादा। तो ये हमारी बैकबोन है। तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, किसानों को वहीं का वहीं अच्छे से अच्छा, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनकी हेल्प करना, लोगों को मतलब एक अच्छा रोज़गार उसमें देना कि लोगों का माइग्रेशन शहरों की तरफ से रुके। तो रूरल इकॉनमी जितनी मजबूत होगी, आर्टिजन्स जितने मजबूत होंगे, तो ऐसे क्राइसिस के समय कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। और यही रियल क्वेश्चंस हैं माय फ्रेंड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम। आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइज हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे दुनिया में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आप हालत देखो, आप वहाँ जाके इलाज कराओगे इस समय, क्योंकि कोविड की वजह से सारे दूसरे जो रोग हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर्स कम हैं, तो अभी भी आप जाके भर्ती हो गए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मरना निश्चित है। छोटी सी बीमारी का भी इलाज नहीं होता, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में देखता है और प्राइवेट उसका खुद का हॉस्पिटल भी है। तो ये नेक्सस दवाई की दुकान और इनके बीच चलती है। तो ये सारा का सारा सिस्टम हमने कभी नहीं अच्छा किया। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट की जो भी बाकी और एजेंसीज़ हैं वो काम करे, उसको स्ट्रॉन्ग कभी किया ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया ही नहीं, अब जाके करने लग गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा देश में ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो रूरल इकॉनमी प्लस हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, यही वो एरिया हैं जो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को पैदा करते हैं, और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। इनको सरकार को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। थैंक यू।